हेलो दोस्तों, हम लोग मराठा साम्राज्य से संबंधित अगले कुछ बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। उन बिंदुओं के बारे में अगर बात किया जाए तो हम लोग आज मराठा साम्राज्य के बारे में, उनके जो राजस्व व्यवस्था होती है, कहाँ से उनको उनका राजस्व प्राप्त होता है, कितना प्रतिशत कहाँ पे राजस्व लगाया जाता है, ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि उनके साम्राज्य में अपना साम्राज्य विस्तार के लिए अगर कोई भी शासक होगा या कह सकते अपने साम्राज्य विस्तार के लिए अगर उसके पास धन नहीं रहेगा तो वह अपना साम्राज्य विस्तार कैसे करेगा। अगर आपके पास मान लीजिए धन नहीं है तो आपके पास जो सैनिक होंगे बिना कह सकते हैं वेतन के कोई भी सैनिक कार्य नहीं करेगा। जब आपके पास धन नहीं रहेगा, सैनिक नहीं रहेंगे, ना ही सैनिक रहने के साथ साथ आप ना ही अत्यधिक आधुनिक हथियार खरीद सकते हैं, ये भी नहीं खरीद सकते हैं। ना ही अगर आपके पास धन भी नहीं रहा तो जो आपके मंत्री होंगे या राजस्व के जो भी अधिकारी रहेंगे वह भी अच्छे से कार्य नहीं करेंगे। इसी वजह से किसी भी साम्राज्य के संचालन के लिए कह सकते हैं या उसके विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण जरूरी होता है पूंजी। क्या होता है? पूंजी या राजस्व, या आप उसे धन कहते हैं। ये चीज जरूरी होता है। आज के क्लास में हम लोग इन सब के बारे में कि मराठा साम्राज्य जो था उन्होंने अपने विकास के लिए कहाँ कहाँ से पूंजी प्राप्त करते हैं या कहाँ कहाँ से पूंजी उन्होंने ग्रहण करते हैं, वह पूंजी कितने कह सकते हैं प्रतिशत से किस राज्य से लिया जाता है या किस सरदेश जो उनके राजस्व प्राप्त करने का होता है। मराठा साम्राज्य के जो राजस्व प्राप्त करने के कई विधि होते हैं, जैसे एक होता है चौथ विधि होती है और दूसरा सरदेश मुखी होता है। ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में आज के सेशन में बात करेंगे। आज के सेशन प्रारंभ करने से पहले हम लोग पिछली क्लास में बात कर लेते हैं जिन्होंने जब मराठा जो साम्राज्य था इनके विकास में कह सकते हैं, मराठा साम्राज्य के विकास में या इसके उद्भव में या इसके कह सकते हैं विस्तार में 8 प्रमुख जो अधिकारी होते थे, अष्टप्रधान जिसे कहा जाता है, उनके बारे में एक बार हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। एक बार सरसरी निगाह से रिवीजन कर लेते हैं। वे 8 प्रमुख या कहते हैं अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद कौन थे। पहला आपको बताया गया था, देखिए आपका पहला बताया गया था पेशवा। कौन बताया गया था? किसको? पेशवा बताया गया था। पेशवा कौन होते थे? पेशवा आपको बताया गया था ये होते थे मंत्री। कौन होते थे? इनके बारे में बताया गया था ये मंत्री थे। और दूसरे आपको बताया गया था जो उनके प्रमुख होते थे, दूसरे क्या होते थे? अमात्य बताया गया था। क्या होते थे? अमात्य हो गया। क्या था? दूसरे कौन थे? अमात्य। अमात्य की बात की जाए तो इनका संबंध किससे था? इनका संबंध था वित्त मंत्री के। किससे? वित्त मंत्री से संबंधित है। ये भी आपको बताइए क्या था इनका मंत्र? वित्त मंत्री। ये आपके फाइनेंशियल डिपार्टमेंट कौन थे? फाइनेंस डिपार्टमेंट थे। उसके बाद अगला बताया गया था इनको वाकियानविश कौन थे? अगला वाकियानविश के बारे में बताया गया था। वाकियानविश का क्या कार्य था? इनका कार्य होता था ये राजा के दैनिक कार्यों के बारे में अवगत कराना और उसी के साथ साथ इनके गृह प्रबंध भी, ये गृह प्रबंध का कार्य था। यहाँ पे लिखेगा राजा के दिनचर्या एवं गृह प्रबंध उसके बाद जब वाकियानविश के बाद हमने अगले का उसके बारे में पढ़ा था। आगे आते सुरुनविश। कौन थे? सुरुनविश। और सुरुनविश के बारे में जानते हैं सुरुनविश का क्या कार्य? देखिए सुरुनविश ऐसे अधिकारी होते थे, इनका मतलब था कह सकते हैं एक हिसाब से ये डाक विभाग थे या कह सकते हैं डाक पत्राचार जो होता था। शाही पत्राचार लिखी है, शाही पत्राचार था। ये आपको 4 बताया गया। बाकी जो अगले सुमन या दावीर कौन थे? सुमन या दावीर का क्या कार्य था? सुमन या दावीर का कार्य होता था, इनका कार्य होता था विदेशी संबंध बनाने का था। विदेश मंत्री थे कह सकते हैं। फाइनेंस, विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्ट्री होती थी। ये होता था। आपको 5 हो गए। उसके बाद जो छठा होता था हमारा, छठा क्या था? सर नौबत। कौन था? देखिए सर ए नौबत की बात की जाती है। ये सैन्य प्रधान होते थे। क्या? सैन्य प्रमुख या कह सकते हैं सेना प्रमुख होते हैं। यह मिलिट्री डिपार्टमेंट होती थी इनके अंतर्गत। उसके बाद अगला होता था 7वां जो होता था पंडित राव। क्या होता था? पंडित राव लिखिएगा। 7वां था पंडित राव। पंडित राव का क्या कार्य था? पंडित राव का कार्य था दान विभाग से संबंधित। किसका? दान विभाग। क्या था? दान विभाग था। और जो आखिरी अष्टप्रधान थे कह सकते जो 8वें मंत्रिपरिषद थे, उनका नाम क्या था? न्यायाधीश था। क्या था? न्यायाधीश से न्याय क्या करते थे? न्यायाधीश। इनका कार्य क्या था? न्यायाधीश का मतलब होता है न्याय करना, चाहे वह फौजदारी होता है, चाहे वह दीवानी मैटर हो या चाहे फौजदारी मैटर हो या कह सकते हैं जो फौजदारी हो या दीवानी हो। ये कार्य किसके अंतर्गत होता था? न्याय विभाग के अंतर्गत होता था। ये मराठा साम्राज्य के जो अष्टप्रधान होते थे उनके बारे में था। अब हाँ, जो उनके बारे में या मराठा साम्राज्य के जो राजस्व के बारे में अगले बिंदु में हम देखेंगे। आज की क्लास प्रारंभ करते हैं।
देखिए अगले बिंदु में हम बात करेंगे जो राजस्व होता है या मराठा साम्राज्य का राजस्व कहाँ से प्राप्त होता है, उनके शासनकाल में टोटल राजस्व का कितना प्राप्त होता था बाहरी क्षेत्रों से, इन सब के बारे में आज की क्लास में विस्तार से बात करेंगे। देखिए राजस्व का मतलब होता है किसी भी राज्य से, जो कह सकते हैं किसी भी राज्य से लगान के रूप में धन प्राप्त करना, वही उस राज्य का राजस्व होता था। वह राजस्व हो सकता है आप उनसे जो ग्रामीण होते हैं या कह सकते हैं वहाँ के जो कृषक होते हैं या स्थानीय लोग होते हैं या बुनकर होते हैं या कह सकते हैं जो उद्योग धंधे में लगे हुए हैं, उनसे उनके आय के अनुसार कुछ प्रतिशत कर लिया जाता था जिससे कि उनका साम्राज्य का विस्तार हो सके। उन्हीं आय के करों में कह सकते जो उनको आय दिया जाता था, उन्हीं आय में वे अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे। और कह सकते हैं जो प्रमुख अधिकारी होते थे या जो सेनाएं होती थी उनका उन्हीं आय में से वेतन भी दिया जाता था। अगर जैसे मान लेते हैं किसी भी क्षेत्र में आय का सृजन किया जा रहा था, आय वहां से ग्रहण की जा रही थी, उन क्षेत्रों में किसी कारणवश अकाल पड़ जाता था, उन्हें अकाल की छूट भी दी जाती थी। ये नहीं कि जैसे जो अंग्रेजी शासन होती थी, अंग्रेजी शासन का क्या कहता था, जैसे उस क्षेत्र में चाहे अकाल पड़ जाए, क्या होता था अकाल पड़ जाए तब भी उनको लगान वसूलना ही होता था। लेकिन जो मराठा साम्राज्य होता है, मराठा साम्राज्य में ऐसा नहीं था। अगर जैसे आपके क्षेत्र में अकाल पड़ गया, अकाल पड़ने के कारण आपके वहाँ के क्षेत्र को छूट दी जाती थी। क्या थी? छूट दी जाती थी। ठीक है चलिए आपके क्षेत्र में अकाल पड़ा है या कह सकते हैं वहाँ पे अनाज का या फसल का उत्पादन कम हुआ है, तो अनाज का या फसल का उत्पादन कम हुआ है तो वहाँ से कम करे या कह सकते हैं राजस्व कम वसूल किया जाएगा। अब ये होता है जैसे राजस्व वसूलने के कई तरीके होते हैं, आपको बताया गया है। जैसे कोई भी देश से, एक देश से दूसरे देश से व्यापार करें, वहाँ पे आपका कर लगाया जाता है। उसके बाद आप ही जैसे उसी राज्य के निवासी हैं, आप व्यापार करें, व्यापार करने के बाद भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आप व्यापार करें, वहाँ पे कर देना पड़ता था। इसके अलावा जैसे जो व्यापारी होते थे ज़्यादा अधिक मात्रा में व्यापार करते थे, उनको कर देना होता था। इस तरह कह सकते हैं कई प्रकार के कर दिए जाते थे जिससे कि साम्राज्य का विस्तार हो सके। और इनकी अगर बात कीजिए मराठा साम्राज्य की बात कीजिए, इनका राजस्व का लगभग 1/4 क्या होता है, लगभग 2/5 भाग क्या या 2/5 भाग या कह सकते हैं 40% भाग राजस्व से प्राप्त होता था। पहला बिंदु लिखेंगे, इनका जो मराठा साम्राज्य का राजस्व होता था 2/5 भाग राजस्व, यहाँ पे लिखेगा पहला बिंदु आज की क्लास का राजस्व लिखिएगा। राजस्व, राजस्व में लिखिएगा 2/5 भाग क्या होता है, 2/5 भाग, या इसी को लिख सकते हैं 40% भाग किससे प्राप्त होता है, इनको 40% अपने आय का कह सकते हैं, अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए कह सकते हैं, अपने साम्राज्य के आय का लगभग, अपने साम्राज्य का आय का लगभग 40% इन्हें कर के रूप में मिलता था। क्या होता है, 40% कर के रूप में प्राप्त होता था। ये कर किस किस तरीके से प्राप्त किया जाता था इनके बारे में भी जानेंगे। जैसे हमने तो मान लेता है हमने मान लिया कि ठीक है हमारा कर यहाँ से आ रहा है, हमारा जो राजस्व का कर होता है, हमारे जो ग्रहण या प्राप्त किया जाता है जो कर होता है, टोटल हमारे आमदनी का या कह सकते हैं राजस्व का 40% होता है। वह 40% किसी न किसी माध्यम से तो आएगा, जैसे वाणिज्य विभाग से आ गया, कोई सैन्य विभाग से आ गया, कह सकते हैं कोई हमारा फूड विभाग से आ गया। ऐसे कई विभाग बनाए जाते हैं जिससे हमको कर प्राप्त किया जाता है। अब ये मराठा साम्राज्य के बारे में हम बात करेंगे कि वहाँ से कहाँ से कर प्राप्त होता था। जो पहले लिखेंगे, पहला लिखेंगे हम लोग चौथ, यहाँ पे लिखेगा चौथ। चौथ देखिए, चौथ यहाँ से देखिए अब कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं चौथ का संबंध किससे है, चौथ का संबंध किससे है, ये आपको दे दिया जाएगा कर के रूप में, या कह सकते हैं ऐसे कई 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। क्या होता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे जिनमें से आपका कर जो होता है राजस्व प्राप्त करने का एक तरीका होता है, किसके शासनकाल में होता है, दूसरा क्वेश्चन होता है। चौथ की अगर व्यवस्था की बात की जाए तो ये मराठा साम्राज्य होता है या मराठा शासनकाल होता है, उनके शासनकाल में ये चौथ व्यवस्था प्रारंभ करिए। चौथ का मतलब क्या हो रहा है, चौथ का मतलब क्या है, देखिए चौथ है 1/4 मतलब 1/4 जितना भी आपका आय होगा उसका 1/4 आपको शासक को देना होगा, या कह सकते हैं वहां का जो राजा होगा उसको देना होता है। चौथ का मतलब क्या होता है, देखिए नाम में लिखा है, या कह सकते हैं जब उसका उच्चारण करेंगे चौथ का, चौथ मतलब क्या होता है, चौथ का होता है मतलब चौथाई, आपका जितने भी आय होगा उसका चौथाई आपको दान देना होगा, या कह सकते हैं आपको कर के रूप में देना होता है। चौथ का मतलब क्या होता है, यहाँ से समझ लीजिए, इसको याद करने का, चौथ का मतलब होता है चौथाई। यहाँ पे लिखिएगा पहला बिंदु, इसमें चौथ का मतलब क्या है, याद रखिएगा चौथ का मतलब होता है चौथाई। देखिए ये चौथ कहाँ से ग्रहण किया जाता है इसके बारे में लिखेंगे। देखिए ये चौथ ग्रहण किया, जैसे बीजापुर का जो क्षेत्र होगा, गोलकुंडा का जो क्षेत्र होता है, वहां से 1/4 कर वसूला जाता था। लिखेगा शिवाजी, यहाँ पे पहला बिंदु लिखेगा शिवाजी, जो शिवाजी होते हैं, शिवाजी बीजापुर, कौन सा क्षेत्र, बीजापुर, बीजापुर एवं गोलकुंडा, कौन सा, बीजापुर और गोलकुंडा क्षेत्र से, गोलकुंडा राज्यों से, क्या होता था, गोलकुंडा राज्यों से उनके क्या होता है, उनके 1/4 भाग, क्या होता है 1/4 भाग, 1/4 भाग, उनका 1/4 भाग चौथ के रूप में लिया जाता था या लगान के रूप में लिया जाता है। क्या होता है, चौथ के रूप में लिया जाता था।
लिया जाता था। देखिए, अब आपसे यहाँ कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो चौथ होता है, कह सकते जो चौथ व्यवस्था थी या राजस्व की जो प्राप्त करने की चौथ व्यवस्था थी, चौथ व्यवस्था में कितने प्रतिशत कर लिया जाता था, आय का कितने प्रतिशत आपसे कर लिया जाता था। पहले क्वेश्चन होगा 1/4 लिया जाता था। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि जो चौथ व्यवस्था होती है किससे संबंधित होती है, या क्या होता है किससे संबंधित होता है, वो आपका राजस्व कर से संबंधित होता है। किससे? राजस्व कर से प्राप्त होता है या राजस्व कर होता था। और तीसरा क्वेश्चन होता है जैसे जो चौथ व्यवस्था होती है किस शासनकाल में कह सकते हैं, कौन सा शासक होते हैं जिनके शासनकाल में प्रारंभ किया था, या कौन सा साम्राज्य होता है। तो वो मराठा के शासनकाल में जो चौथ व्यवस्था होती है वह प्रारंभ होती है। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि जब चौथ व्यवस्था हो गई वह किन क्षेत्रों में क्या होता है, चौथ व्यवस्था का प्रारंभ जो किया गया था छत्रपति शिवाजी के शासनकाल में या मराठा शासनकाल में प्रारंभ किया गया था, किन क्षेत्रों में प्रारंभ किया गया था। अगर इनकी बात की जाए तो ये जो चौथ व्यवस्था होती थी वहां से कर लिया जाता था। ये होता था बीजापुर और गोलकुंडा, ऐसे क्षेत्र होते थे। वहां के आय का लगभग 1/4 भाग राजस्व मराठा के क्षेत्र कह सकते मराठा छत्रपति शिवाजी को प्राप्त होता था। वहां से वे ग्रहण करते थे या प्राप्त करते थे। कहाँ पे? बीजापुर और गोलकुंडा क्षेत्र होता था, वहां से चौथ प्राप्त किया जाता था। अगला राजस्व व्यवस्था जो प्राप्त करने का तरीका होता था वो होता था सरदेशमुखी। ये भी इसके बारे में लिखते हैं। देखिए, आज का कौन होता है सरदेशमुखी। इसमें कौन सी क्रिया होती है, ये यहाँ से कितना राजस्व प्राप्त किया जाता है, इनकी क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता है, इन सब के बारे में अगले बिंदु में देखते हैं। देखिए ये ऐसा क्षेत्र होता है जो सरदेशमुखी क्या होता है, सरदेशमुखी ऐसा क्षेत्र होता था या मराठा जो साम्राज्य होता था, मराठा साम्राज्य का जो क्षेत्र होता था वहां से ग्रहण किया जाता था। कहाँ से? मराठा जो क्षेत्र होता था, मराठा जो साम्राज्य होता था वहां से ग्रहण किया जाता था। जहां पहले जो मराठा जो छत्रपति शिवाजी होते हैं उनके पिता थे, जहाँ के शासक थे, वहां से ये क्षेत्र में सरदेशमुखी प्राप्त किया जाता था। अपने आय का जो सरदेश क्षेत्र होता था या मराठा क्षेत्र होता था, अपने आय का 1/10 भाग वहां पे कर के रूप में या लगान के रूप में ग्रहण किया जाता था। ये इसे पुश्तैनी कह सकते हैं, पुश्तैनी लगान लिया जाता था। क्या होता था यहाँ पे लिखेगा सरदेशमुखी में पहले सबसे पहले लिखे 1/10 भाग, 1/10 भाग, 1/10 भाग शिवाजी स्वयं को लिखेगा, 1/10 भाग शिवाजी स्वयं को, 1/10 भाग शिवाजी स्वयं को मराठावाड़ा, यहाँ पे लिखेगा मराठावाड़ा, मराठावाड़ा, मराठावाड़ा का पुश्तैनी क्या होता है, पुश्तैनी होता था, पुश्तैनी, पुश्तैनी के सरदेशमुख है। क्या होता था? सरदेशमुख, देशमुख था। जो मराठा क्षेत्र था वहां से जो उनके दादा परदादा थे तभी से लगान लिया जाता था या उस क्षेत्र में वो लगान किया जाता था। लगान उनके आय का कितना लिया जाता था? अगर उनके आय की बात की जाए तो 1/10 भाग वे लगान के रूप में दिया करते थे अपने शासक को, अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए 1/10 भाग अपने आय का दिया करते थे। देखिए, जो मराठा साम्राज्य होता था, मराठा साम्राज्य के जो जमींदार होते थे, क्या होता है, मराठा साम्राज्य के जो जमींदार होते थे, जमींदार अपने आय का लगभग क्या होता है, अपने आय का 1/10 भाग या अपने टोटल इनकम का, या कह सकते हैं टोटल जो उनका स्रोत होता था उसका 10% क्या होता है, 1/10 भाग कहिए या 10% वह सरदेशमुख के रूप में देते थे। कहाँ के? जो शिवाजी का स्वयं का क्षेत्र होता था मराठावाड़ा, कौन सा? मराठावाड़ा के जो जमींदार होते थे वे अपने आय का 1/10 भाग कह सकते हैं लगान के रूप में देते थे, ताकि उनका साम्राज्य का सुरक्षा हो सके और साम्राज्य का विस्तार हो सके इस तरह, और अच्छी अच्छी नीतियों का संचालन करा जा सके। इसी वजह से कोई भी कह सकते हैं शासक जो होते हैं या कह सकते हैं कोई भी कर धारक होता है वह कर अदा करता है, ताकि उनके साम्राज्य में कह सकते हैं उनके जो राज्य होता है अच्छी अच्छी नीतियों को लागू किया जा सके और उनका साम्राज्य समग्र रूप से एक अस्थायी पूर्वक चला जा सके। ये होता है। देखिए क्या होता है, पहले क्या होता है, चौथ हो गया, दूसरा सरदेशमुखी हो गया। अगले बिंदु के बारे में देखते हैं। अगला बिंदु हम क्या बात करेंगे? देखिए, अगले बिंदु में हम बात करेंगे जो छत्रपति शिवाजी होते हैं। छत्रपति शिवाजी ने राजस्व प्राप्त करने के लिए कई और नीतियों को अपनाते हैं। जैसे जो अहमदनगर की व्यवस्था थी, क्या होता है, अहमदनगर के जो शासक थे मलिक अंबर, क्या होता है, मलिक अंबर ने आय प्राप्त करने के लिए कह सकते हैं राजस्व एकत्रित करने के लिए या ग्रहण करने के लिए उन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था अपनाते। क्या होता है, रैयतवाड़ी व्यवस्था अपनाते हैं, जिसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या होते हैं, कोई भी किसा के जमींदार होता था वह अपने आय का कह सकते हैं नगद वेत कह सकते हैं कर के रूप में नगद पैसा दे सकता था या नगद दे सकता था, या अनाज के रूप में उन्हें अपना कर देते थे। क्या होता है, राजस्व अनाज एवं नगद दोनों में लिया जाता था। क्या होता था, जो राजस्व होता था रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत जो भी जमींदार होते थे वे राजा को कह सकते हैं या जो शासक होते थे उनको कर के रूप में नगद पैसा दे देते थे, या तो वहां से वे उतना अनाज दे देते थे जितना उनका कर होता था। इसी वजह से जो मराठा साम्राज्य के शासक होते हैं छत्रपति शिवाजी ने इस नीतियों को भी अपने शासनकाल में लागू करते हैं। क्या होता है, वे नीतियों को लागू करते हैं। कौन सी नीतियां? रैयतवाड़ी व्यवस्था भी अपनाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे। अब तीसरे बिंदु में हम लोग रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में जानेंगे कि छत्रपति शिवाजी ने रैयतवाड़ी व्यवस्था कब अपनाई। क्योंकि कहीं कहीं भी क्या होता था कि अनाज का उत्पादन अधिक होता था, वहां पे
पैसे की कह सकते हैं, पैसा नहीं होता था, इस वजह से लोग उन्हें सरकार को यह कह सकते हैं, जो शासक होते थे उन्हें अनाज ही दिया जाता था। छत्रपति शिवाजी ने इसी वजह से इस नीतियों को यह कह सकते हैं, यह व्यवस्था भारत में कह सकते हैं अपने साम्राज्य या मराठा साम्राज्य में इसको भी स्थापित करते हैं। यहाँ पे लिखेगा तीसरा बिंदु, यहाँ पे लिखेगा तीसरा बिंदु, शिवाजी ने राजस्व व्यवस्था क्या होता है? शिवाजी ने राजस्व व्यवस्था अहमदनगर के शासक मलिक अंबर कौन थे उस समय? मलिक अंबर क्या होता है? मलिक अंबर द्वारा अपनाई गई। क्या होता है? मलिक अंबर द्वारा अपनाई गई रैयतवाड़ी। कौन सी? रैयतवाड़ी व्यवस्था। क्या होता है? रैयतवाड़ी व्यवस्था कौन सी? रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाते हैं। क्या होता है? रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाते हैं। और इस व्यवस्था में यह कह सकते हैं, इस कर में, इस नियम में राजस्व, अनाज व दोनों दिया जाता था। क्या होता था इसमें? जैसे जो रैयतवाड़ी होती थी, जो जमींदार होते थे, शासक को ये कह सकते, जो वहाँ के राजा होते थे, उनको नगद पैसा दे सकते थे या अनाज के रूप में अपना कुछ अनाज दे सकते थे, जितना उनका राजस्व बनता था। देखिए आज के लिए बस इतना ही। हम लोग इसके आगे कह सकते हैं कल वाली क्लास में या अगली वीडियो में लेके उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। एक बार याद रखिएगा, राजस्व प्राप्त करने के लिए जो छत्रपति शिवाजी ने कई नीतियां अपनाते हैं। सबसे पहले चौथ व्यवस्था होती है। चौथ का मतलब होता है 1/4, मतलब क्या होता है? चौथाई, अपने आय का 1/4 भाग आपको राजस्व के रूप में, कर के रूप में देना होता था। और सरदेशमुखी होता था, ऐसा कर होता था जो उस राज्य के कह सकते हैं, जो मराठावाड़ा क्षेत्र होता था, वहां से छत्रपति शिवाजी ने इन्हें पुस्तैनी के रूप में, उनका पुस्तैनिक होता था कि उनके दादा परदादा वहां से कर लिया करते थे, वे वहां से ग्रहण करना शुरू करते हैं। और जो तीसरा होता है रैयतवाड़ी व्यवस्था। क्या होता है? रैयतवाड़ी व्यवस्था की तरह अपनाते हैं। इसमें अनाज और आपको कह सकते हैं, अनाज और पैसा दोनों के रूप में ग्रहण किया जा सकता था रैयतवाड़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।